बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान न्यूज़ टीवी के सामीन और नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान। और आज का प्रोग्राम जो है वो लाइव स्टॉक के अंदर चाराजात के बारे में है। और अब मौसम है बहार और ख़रीफ़ के चाराजात की, तो आज मैंने उसी के बारे में आपसे बात करनी है। लेकिन उससे पहले दो बातें हैं। एक तो ये है कि इंडिया के किसानों को मैं सैल्यूट करता हूँ कि 110 दिन हो गए हैं कोविड के अंदर, बारिशों के अंदर और सर्दी के अंदर 200 से ज़्यादा आदमी उनके मर चुके हैं, कुर्बानी दे चुके हैं वो, लेकिन वो अपने जायज़ मुतालबात के लिए डटे हुए हैं। मैं पाकिस्तानी फार्मर्स की तरफ से उनको सैल्यूट करता हूँ। दूसरी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि माशाल्लाह आप लोगों ने इंतहा की मेहनत की है और उसके नतीजे में आपकी गंदम की फसल बहुत अच्छी है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी साथ में रही तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पाक से यकीन है कि ये एक बम्पर क्रॉप होगी। कल मुझे मंडी बहाउद्दीन के एक दोस्त का टेलीफोन आया था और उसने कहा था कि जी मेरी फसल, मैंने उसको पानी लगाया है और मैंने आपकी हिदायत पर अमल किया और वो जो ही पानी लगा तो उसके बाद वो गिर गई। तो इसका मतलब ये था कि वो ये कहता है कि मेरी फसल इतनी खूबसूरत थी कि ये हवा की वजह से नहीं गिरी बल्कि लोगों की नज़र लग गई। अब मैं तो इस बात पर यकीन नहीं करता, मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि वो दाएं बाएं के लोगों की निगाह पर, ज़मीन पर और गंदम की लगाए हुए तरीक़े पर ज़रा निगाह रखे और वो ये देखे कि दाएं बाएं जिस आदमी ने डायरेक्ट ड्रिल, ज़ीरो टिलेज के ज़रिए अपनी गंदम की फसल लगाई थी, क्या वो भी गिरी है? और या जिसने बेड प्लांटिंग की थी, क्या वो भी गिरी है? तो ये चीज़ ज़रा वो अपने जहन में रखे और अपने मुशाहिदे में रखे ताकि आइंदा उसके लिए काम आए। अब माशाल्लाह मौसम चाराजात का आ रहा है, नए चाराजात लगने वाले हैं और लोग इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करना है। जो लाइफ स्टॉक के अगर हम ख़र्चे का अंदाज़ा करें तो मेरे तमाम भाई मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि एक अच्छा फार्मर जो है उसका जो लाइफ स्टॉक का ख़र्चा है वो 60% जो है वो सिर्फ़ खुराक का ख़र्चा है। अब अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आदमी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वो 60 से 50% तक कर सकता है। और अगर वो गया गुज़रा मुझ जैसा मठ आदमी है तो उसका ख़र्चा 70 और 80% तक जा सकता है और उसके बाद ये कहेगा कि लाइफ स्टॉक एक अच्छा बिज़नेस नहीं है। तो लिहाजा मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये मौसम है जिसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म के चाराजात लगाने हैं। इस ज़माने के अंदर कौन कौन से चाराजात लग रहे हैं? वो लग रहे हैं, मकई लग रही है, जवार लग रहा है, इसी के साथ दूसरे जो हैं आपके सदाबहार लग रही है, नेपियर हाइब्रिड ग्रास जो है उसका ये ज़माना है, मॉड ग्रास का ज़माना है, जंतर का ज़माना है। ये फसलें सारी की सारी अब लगने का टाइम है और गवारे की फसल भी है। तो फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि कौन सी फसल आपने लगानी है। मैं चूँकि पूरी दुनिया के किसानों के और उनके काम के ऊपर मेरी निगाह है, तो एक ज़माने के अंदर तो दुनिया के अंदर था कि आप चारा लगाएं, सब्ज़ चारे को काटें, उसको कुतरें और उसके बाद फिर आप अपने जानवरों को दें। अब जो जितने भी जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, और वो एडवांस कंट्रीज़ में यूरोप है, उसमें अमेरिका है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें न्यूजीलैंड है, अगर वहाँ जाकर आप ये बात करेंगे कि भाई साहब मैंने फसल लगानी है चारे की और मैंने काट कर जानवरों को डालना है ताज़ा, तो वो हैरान होगा कि ये किस ज़माने का आदमी है और कहाँ से आया है ये। इसलिए कि अब ज़माना जो है वो कट और कैरी का नहीं रहा। अब सब्ज़ चाराजात जो है वो जानवरों को नहीं दिए जाते, बल्कि असल मामला क्या है कि वो फूड सिक्योरिटी, एनिमल फूड सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और वो चीज़ है हे के अंदर और साइलेज के अंदर। उन्होंने जो भी फसल लगानी है वो या अल्टीमेटली उसकी हे बनानी है या उसकी साइलेज बनानी है और उसको अपने फार्म पर रखना है और पूरा साल उन्होंने फसल को एक ही चारे को अपने जानवर को फीड करना है।
बाकी चीज़ें जो वंडा है वो उसके बाद की चीज़ें हैं, लेकिन बुनियादी खुराक जो है वो उसकी एक ही है और उसी ने फैसला करना है कि उसने बच्चे टाइम पर देने या नहीं देने, उसने रहना है या नहीं रहना है, उसने दूध पूरा देना है या नहीं देना है, कम और ऊपर नहीं होगा। ये उस पर डिपेंड करता है कि आप रोज़ाना एक ही किस्म का चारा, एक ही न्यूट्रिशनल वैल्यू का चारा वो आप उसको देते हैं, और वो सिर्फ मुमकिन है रोड्स ग्रास की शक्ल में जो इस वक्त पाकिस्तान में है अवेलेबल है, और या वो अवेलेबल है साइलेज की शक्ल के। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर मेरे अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो आप पहले देख चुके हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हालात के मुताबिक और अपनी ज़मीन के मुताबिक। जो बकरियों वाले हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन चारे का मौसम जो है, चारा जो है वो जंतर है, यानी जंतर काटते रहें, उसको चलाते रहें। इसी के साथ एक चारा आजकल ज़रा ज़्यादा मकबूल हो रहा है और वो है मोरिंगा का चारा। अब वो एक तो मोरिंगा दरख्त होता था, एक मोरिंगा चारा भी आ रहा है, वो भी आप लगा सकते हैं। जिन लोगों ने कफ 103 का बीज लिया, माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि उन 100 आदमियों में से सिर्फ एक आदमी ने शिकायत की और 99% दे वर वेरी हैप्पी। और वो जो उन्होंने अल्फ़ा अक्टूबर में लगाया है, इंशाअल्लाह ताला ये 4-5 साल चलेगा और उसकी है जो है वो अपने जानवरों को देते रहेंगे। कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो सोए हुए रहते हैं, अभी भी वो टेलीफोन करते हैं, क्या जी आपके पास कफ 103 का सीड है? तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि माशाल्लाह आप सोए हुए हैं और अब आप उठे हैं। ये अक्टूबर में लगना था और वो परियों की तरह लोग बीज ले गए और अब ये बीज अवेलेबल नहीं है, ये अगले सितंबर तक का इंतज़ार करें। लेकिन जो अब इस वक्त फसल लगने वाली है वो जंतर का बीज आप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी खुराक है, ताकतवर खुराक है, इसमें 22% प्रोटीन है। आपकी ऑप्शन जो है वो आपके सामने, आप ज़रा देख लीजिएगा कि मकई में 8 to 9% है, जवार में 6 to 7% है, बाजरे में भी 6 to 7% है, गवारा अगेन 18% है, फिर सदाबहार में 6 to 7% है, फिर आपके जंतर में जो मैंने पहले भी तज़किरा किया है इसमें 22% है, और नेपियर हाइब्रिड ग्रास में 6 to 7% है, और मार्ट ग्रास की भी यही कैफियत है। अलबत्ता रोड्स ग्रास में 10 to 12% है, और कभी कभार जिस वक्त आपने काटना हो, बिल्कुल ब्लूम स्टेज पर हो यानी बूट स्टेज पर हो और आपने सुरगाब का स्प्रे भी किया हो, तो फिर इसकी 16% तक भी प्रोटीन चली जाती है। लेकिन ये सारा खेल है कि आपने किस वक्त काटा। ये जो है और साइलेज का बुनियादी तस्वुर है वो, उसका तस्वुर ये है कि पौधे को उस वक्त काटा जाए जब उसमें सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत हो, और जब आपने एक मरतबा काट लिया तो फिर इस पर मुनहसर है कि आपने उसको स्टोर कैसे किया, और सारा साल आपको ग़िज़ाइयत मिलती रहेगी। दुनिया जो सब्ज़ चारे की तरफ नहीं जाती उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब चारा ग्रो कर रहा होता है और आप काट रहे होते हैं, आज उसकी ग़िज़ाइयत कुछ और होगी, कल को कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। एक वक्त ऐसा होगा कि ये ग़िज़ाइयत बढ़ती जाएगी और उस ख़ास स्टेज पर पहुंचने के बाद जब वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो ये ग़िज़ाइयत घटती जाएगी। तो मैं आज का दिन जो है मैं आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ कि इस वक्त रोड्स ग्रास के लगाने का मौसम है, और अगर आप सदरन पंजाब में जाएंगे तो इसके ज़्यादा कट मिलेंगे, वस्ती पंजाब में जाएंगे इसके कट ज़रा कम मिलेंगे, लेकिन टोटल बायोमास जो है वो उतना ही रहेगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने भाइयों की अगर कोई खिदमत कर सकता हूँ वो मैं ये खिदमत कर सकता हूँ कि मैं इनको बता सकता हूँ कि कौन सा बीज आपकी फसल के लिए और आपकी पैदावार के लिए ज़्यादा अच्छा है। मैंने कफ 103 का नाम लिया था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर हैप्पी, और मेरे लिए वो दुआ करते हैं, मेरे लिए यही चीज़ काफ़ी है। रोड्स ग्रास का अब इस वक्त फौरी तौर पर लगाने का टाइम है। जो अब लगाएंगे उनकी पैदावार इस साल के आखिर तक बहुत अच्छी होगी, और उसमें टॉलगर नाम की एक वैरायटी है जो बेसिकली तो कैटम्बोरा है, और अगर कैटम्बोरा के बाबा आदम की तरफ जाऊं उसका नाम है बोमा। तो ये चलते चलते कैटम्बोरा पे आके ख़त्म हुई और कैटम्बोरा से अब आगे मुख्तलिफ सिलेक्शन चल रही हैं,
और इसमें से ये एक सिलेक्शन है। और इसकी खूबी ये है कि जहाँ ये पैदावार ज़्यादा देती है, वहाँ जो हमारी ज़मीनें हैं जिनकी pH 8 से ज़्यादा है, 8.1, 8.2, 8.3, जिसे हम सैलाइन सॉइल कहते हैं, ये ज़मीन को ठीक भी करता है और एट द सेम टाइम ये वहाँ उगता भी है और उसको पैदावार भी देता है, और आप उसको महफूज कर सकते हैं पूरे साल के लिए। ये इसकी खूबी है। मैंने जो सोर्स है इस सीड का, मैंने उन लोगों से बात की है, और ऊपर ताहिर खान साहब का नाम चल रहा होगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। एग्री इनिशिएटिव फैसिलिटेट करती है, और आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला हम इस दायरा-कार को बढ़ा रहे हैं। अब सरेदस्त आपको भी पता है, और यहाँ पाकिस्तान में हर आदमी को पता है कि साइलेज की प्रमोशन के लिए जो मेरी खिदमात हैं, वो अल्लाह ताला मुझे उसको अजर देगा। मैं 2011 से, जब लोग साइलेज के लिए फसलें नहीं उगाते थे, मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम साइलेज की कोई वैरायटी को डेवलप करें। अब साइलेज की वैरायटी को डेवलप करने में यहाँ ये तो बड़ी कंपनियों का काम है और बड़ी R&D का काम है, और जो हमारे R&D वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है। उनके अपने मसाइल हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं है, विजन नहीं है आगे बढ़ने का। तो लिहाजा जो इंटरनेशनल कंपनीज थीं और जो वो बीज के लिए, दानों के लिए जो वैरायटी उगाया करती थी, उन्होंने कहा कि जी ये साइलेज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन मैं बैक इन 2011 मेरे जहन में ये बात बैठी हुई थी कि हम कोई ऐसी वैरायटी डेवलप करें जो सिर्फ इसी मकसद के लिए हो। और मैं एक अपने दोस्त पे, जो हमारा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, मुख्तलिफ़ कंपनियों में उसने काम किया है, उसका अपना फार्म है और वो सीड को ग्रो करता है, और मुख्तलिफ़ कंपनियाँ उससे ख़रीदती हैं, इसलिए कि वो उन तमाम शराइत को वो पूरा करता है जो गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं। ट्रूथ लेबल वाला जो मामला है, वो उसके अंदर डबल क्रॉस हाइब्रिड, उसकी वो मकई को उसने डेवलप किया है। और हमने मुख्तलिफ़ मकामात पर तकरीबन 10 या 12 जगहों पर, लोकेशन पर उसकी परफॉर्मेंस को भी देखा है, और मुझे खुशी हुई है इस बात की कि आज मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि ये वैरायटी अब यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो टेलीफ़ोन ताहिर खान साहब को मैंने एंगेज किया है इसी मकसद के लिए कि ये बीज जो है आपको फैसिलिटेट करें। आप इस बीज को ताहिर खान साहब से आप हासिल कर सकते हैं, और इसके बारे में मैं आपको और तफसील से बताता हूँ। इस वैरायटी का नाम है FH 110, और ये हाइब्रिड क्रॉस है। और माशाल्लाह मैं सैल्यूट करता हूँ अपने दोस्त को। वो कहते हैं कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, कबूतर के साथ कबूतर उड़ता है, बाज के साथ बाज उड़ता है, ठग हमेशा ठग के ठिकाने पे जाता है, जेब कतरा जेब कतरे के ठिकाने पे जाता है, और जो अल्लाह वाला आदमी है वो हमेशा उसको सुकून मस्जिद में मिलता है। तो मैं असल शायद इसको मैं और थोड़ा सा लेट कर देता, और शायद एग्री इनिशिएटिव ये इस मामले में ना आती। लेकिन ये चंद एक दिन हुए हैं, मैं एक बड़ी दुकान पर बैठा हुआ था, और वो साहब जो इंचार्ज थे वो मेरे दोस्त थे। मैं बात कर रहा था और बाहर बीज बिक रहा था, हाइब्रिड सीड फॉर साइलेज, और मेरे कान उधर लगे हुए थे कि रेट क्या है। उस आदमी ने अपने ग्राहक को कहा कि ये जो एक बैग है, जो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है, इसकी कीमत है 8,000 रुपया, और अगर आप ये बैग मुझे सही सलामत वापस ले दें, ला कर दे दें, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस खाली जो पैकेट है इसके बदले में मैं आपको 1,000 रुपये दे दूँगा। अब यहाँ मेरा माथा खटका कि ये खाली बैग का क्या करेगा, खाली पैकेट का। और मकसद फिर वही है कि उसके बाद उसने दाएं बाएं से उसने मकई पकड़ के उसके अंदर भर देनी है, और उसके लेबल को उसने वैसे का वैसे लगा देना है। और जो गरीब बेचारा किसान पहले ही हाई प्राइसेस की वजह से और मुसीबत की वजह से वो पहले अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो एक मरतबा और ठगा जाएगा कि जो 2,000 वाला बीज होगा वो 8,000 रुपये लेकर जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा
कि इस काम के अंदर फ्राम फार्मर, जो रजिस्टर्ड फार्मर है, मैं किस तरीके से फार्मर को मदद कर सकता हूँ, फैसिलिटेट कर सकता हूँ और उसको उस प्राइस पर मैं ये चीज़ सप्लाई कर सकता हूँ जो ओरिजिनल सप्लायर है, जो ओरिजिनल कीमत है और जो उससे बहुत कम है। तो लिहाजा आप इस FH110 को आप आजमाएं। ये 10-12 जगहों पर तो मैं ख़ुद देख चुका हूँ। माशाल्लाह इसकी पैदावार बहुत अच्छी है और मैंने ये बात नोट की है कि नंबर 1 बेड प्लांटिंग पर इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि ये गन्ना नहीं है, इसको पानी की बहुत ज़्यादा उस तरह ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर आप बेड प्लांटिंग पर लगाएं तो जब भी रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे होंगे और जो आपका ट्रेडिशनल तरीका अगर आप उस तरह तैयार करना चाहते हैं और अपने आप को तब्दील करना नहीं चाहते तो जब भी इसके रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे। अब इसके अंदर जो सबसे प्यारी चीज़ देखने वाली है वो ये है कि मैं चूँकि इस सारे प्रोसेस को देखता रहा हूँ और यहाँ पर कुछ लोगों ने आकर ये भी दावे किए हैं कि जी ये वैरायटी साइलेज के लिए है और उसमें एक वैरायटी बॉल्सन भी थी। अब मुझे आप बताएं किधर गई बॉल्सन? पता चला कि हम ना किसान उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सका और ना वो अच्छा साइलेज दे सकी, इसलिए कि उसका कद तो 12 फुट तक चला गया था लेकिन उसके अंदर जो छलियाँ थीं वो इतनी मजबूत नहीं थी, निशास्ता एनर्जी जो साइलेज का बुनियादी मकसद है वो उसमें शामिल कम था। तो लिहाजा इस वैरायटी के अंदर ये आम तौर पर 6 से 7 फुट, ये असल साइलेज की वैरायटी जो है जो बॉल्सन थी और 12 फुट ऊपर चली गई और बाद में पता चला कि बायोमास तो तकरीबन एक पौधे से 2 किलो मिल गया, लेकिन जो उसके अंदर छली थी उसके अंदर दाने इतने नहीं थे और वो दाने उतने मजबूत नहीं थे या उसमें निशास्ता नहीं था, एनर्जी नहीं था, लिहाजा वो आउट हो गई। तो ये वाली जो है ये 7 से 8 फुट तक इसका कद है और अगर आप नोड्स पर जाएं तो जो नोड्स, जो पौधे की जो नोड्स होती हैं वो 12 नोड्स की तकरीबन होती हैं और इसकी छल्ली 7वें नोड पर लगती है। 7वें नोड का मतलब ये है कि आगे चलते चलते इसके अंदर उतनी ताकत पैदा होती है कि जब आप साइलेज में इस्तेमाल करेंगे तो साइलेज फुल ऑफ एनर्जी होगा। ये इसकी एक खूबी है। इसी तरीके से जो इसका वज़न है, जो एक पौधे का वो तकरीबन 1.5 किलोग्राम होगा और 30% इसमें छल्ली का वज़न होगा। तो ये एक दरमियान में मुतवाज़न एक चीज़ मतलब है आपके सामने आती है और जो ये तजर्बात मुख्तलिफ़ लोकेशन पर हमने किया है वो हमने ये देखा है कि सदर्न पंजाब में तो ये 700 मन से ऊपर चली गई है और वस्ती पंजाब में ये 600 मन के करीब करीब रही है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं ये तमाम खेल जो है, चाहे मैं रोड्स ग्रास का लगा लूँ, चाहे मैं साइलेज का लगा लूँ, इस या साइलेज का मतलब है मकई की फसल का, इसका लगा लो, सारी चीज़ काउंट करती है उस आदमी के पीछे जो इसको लगा रहा है, फार्मर के ऊपर। पैदावार को बढ़ाना, पैदावार को घटाना, ये सारा का सारा क्रेडिट या डिसक्रेडिट फार्मर को जाएगा। अच्छे बीज की सिलेक्शन की, अच्छे टाइम पर लगाया और इस फसल में अगर आपको याद हो मैंने गंदम के बारे में कहा था कि जो कुछ आपने 50 दिनों में दे दिया वो सेट कर देगा इस बात को कि इसकी पैदावार कितनी होगी। लेकिन मकई में मैं 50 दिन नहीं कह रहा हूँ, मकई में अगर आपने 35 दिन में जो भी कुछ दिया, जो आपने पोटाश दी, जो आपने फास्फोरस दी और जो आपने नाइट्रोजन दी और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, जो मेजर खुराक जो है आपने ये पहले 35 दिन में देनी है। ये तरीका इसको आपको पता है, जो आम जो इसका आपने लगाने के बाद उसके बाद इसके अंदर आपने हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है। इसमें दोनों प्री एमरजेंस हर्बिसाइड भी हैं और पोस्ट एमरजेंसी हर्बिसाइड भी हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, जड़ी बूटियों से पाक होगा। और 35 दिन के बाद फिर आपने पानी के साथ सिर्फ यूरिया के ऊपर जाना है और अलबत्ता 35 दिन पर जब आप सोगराब का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी इसकी पैदावार में मुमिदो मुआविन साबित होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अल्लाह ताला का नाम लेके इस फसल को लगाएं, इस वैरायटी को लगाएं। ये वैरायटी आपको बेहतरीन साइलेज देगी और इस साइलेज का बेनिफिट ये होगा
कि आप पूरा साल, सर्दियों के अंदर भी आपको खुराक अवेलेबल होगी और गर्मियों में भी आपको खुराक अवेलेबल होगी। इसके अंदर अगर आप 2-4 दिन लेट भी हो गए, आमतौर पर तो 85 डेज़ जनरली ये फसल काटी जाती है हाफ मिल्किंग स्टेज पर, आमतौर पर वो 85 डेज़ होते हैं। तो 85 डेज़ पर आप इस फसल को काट कर एक दिन के अंदर, जिस तरह बच्ची की शादी करनी होती है, निकाह करना होता है कि इतने बजे बारात ने आना है, इतने बजे मौलवी को भी पकड़ के रखा होता है कि इतने बजे निकाह होगा, इतने बजे खाना होगा, इतने बजे रुखसती होगी। तो लिहाजा जब साइलेज आप बनाते हैं तो ये सारे काम साइमल्टेनियसली होते हैं कि आपने फसल की कटाई भी एक ही दिन करनी है, उसकी कुटाई भी एक ही दिन करनी है, उसको बंद भी आपने एक ही दिन करना है, और अगर आपके पास मैकेनाइज साइलेज बनाना है आपने तो ये भी साथ साथ में होगा। उसकी रैपिंग मटेरियल, उसके आदमी, वो तमाम वहाँ मौजूद होंगे, मशीन मौजूद होगी और वो धड़ाधड़ जो है आपका माल आता रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एक अच्छी वैरायटी है, इसको आप ट्राई करें और अपने जानवरों को और अपने जानवरों के कारोबार को बेहतरीन बनाने के लिए आप दूसरी चीज़ों पर तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये 2 चीज़ें जो हैं ये पूरी दुनिया के अंदर इसको माना हुआ है कि या हे से आप चला सकते हैं या ग्रेजिंग से चला सकते हैं और या आप साइलेज से चला सकते हैं। तो मैं आपके लिए हर वक्त मौजूद हूँ। ताहिर ख़ान साहब का नंबर का मैंने आपको बताया है, वो आप देख सकते हैं। तो ये मैं आज के दिन मुझे आपको ये पैगाम देना था। तो मेरी तमाम दुआएं आपके साथ में हैं। इसका जो इसका पैकेज है, पैकेट होगा, ये 10 किलोग्राम का पैकेट है। मेरी ज़ाती ख़्याल के अंदर इसको बेड प्लांटिंग पे लगाया जाए और उससे इसकी नशो और नुमा भी बेहतरी होगी। और वो जो पंजा होता है ना, पंजा, जड़ें, उसकी जड़ें बड़ी मजबूत होंगी, उनकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होगी, नॉन स्टॉप होगी और ये खड़ा रहेगा, इसके गिरने के इम्कानात बहुत कम रहेंगे। तो ये आप करें। आपने सिर्फ मेहरबानी ये करनी है कि इसके लगाने के बाद, इसको काटने के बाद आपने हमें फ़ीडबैक देना है कि ये फ़ीडबैक आपका कैसा रहा और ये कैसी रही है। इसलिए कि अब हम R&D के अंदर चाहते हैं कि किसान को बेहतरीन से बेहतरीन बीज मिले, इसलिए कि आधी जंग तो सिर्फ उसकी इसी बात पर ख़त्म होती है कि उसको अच्छा बीज मिला है या नहीं मिला है। ये बीज का, अच्छे बीज का हसूल, पैदावारी बीज का हसूल, ये 50% है और बाकी तमाम काम 50%। मैं आखिर में आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बल्कि खुशखबरी देना चाहता हूँ। मेरे इस प्रोग्राम को सुनने वालों में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, जितनी वो, मैं पहले भी कहा करता हूँ कि जितने वो पाकिस्तानी हैं, इतने शायद पाकिस्तान से मोहब्बत जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो शायद उतने ना करते हों। उनको, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि पाकिस्तान से कोई अच्छी हवा आए, अच्छी खबर आए, इसीलिए हर वो नेक काम में आगे साथ साथ होते हैं। अभी मुझे इस वक्त 2 मसाइल सामने नज़र आ रहे हैं। एक मसला तो ये कोविड की वजह से जो ऑनलाइन एजुकेशन का मामला आया है, वो एक बड़ा इशू है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस MBBS के बच्चे ने, पढ़ने वाले लड़के ने सिर्फ वीडियो के ऊपर सर्जरी देखी होगी, जब वो मार्केट में आएगा तो वो किस किस्म का डॉक्टर होगा। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, जिसने सिर्फ ऑनलाइन जो है अपनी तालीम हासिल की होगी और उसने कभी देखा नहीं होगा कि गंदम का पौधा होता है या दरख्त होता है, आप उस बेचारे से क्या तवक्को रख सकते हैं। तो लिहाजा मैंने ये कोशिश की है कि मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मैं एक एग्रीकल्चर एकेडमी बना रहा हूँ। मेरा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा मेडिकल ग्रेजुएट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लॉ ग्रेजुएट से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ताल्लुक़ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से है। लिहाजा मैं ये चाह रहा हूँ, हमने 3-4 जगह सिलेक्ट किए हैं। एक यहाँ रायविंड रोड पर एक फार्म है, उसको हमने सिलेक्ट किया है। एक हमारे दोस्त हैं राणा काशान राजा साहब, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर है, ख़ास तौर पर हे और साइलेज के अंदर। इसी तरीके से एक NGO है, वो बुच्चेकी के पास अपना बेहतरीन सेटअप कर रही है। तो मैंने एग्रीकल्चर एकेडमी का एक प्रोग्राम बनाया है और उसमें यह है कि वो बच्चे
जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हों, वो फार्मर जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बनना चाहते हों, ज़राई माहिर बनना चाहते हों, उनकी तरबियत का मुख्तलिफ़ क्रॉप्स के ऊपर मैं उन लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का बंदोबस्त करूं, ताकि जब वो अपने घर जाएं तो सिर्फ किताबी इल्म उनके पास ना हो, बल्कि उनके पास एक अमली इल्म हो और वो आगे जाकर लोगों को बता सकें कि ये काम कैसे हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि मुशाहिदा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जिनकी फसलें गिर रही हैं वो देखें, ये वो आम फसल नहीं गिरेगी, ये वो फसल गिरेगी जो 70-80 मन इस वक्त देने वाले की पोजीशन में होगी। वो गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, जिसने 20-25 देना है वो नहीं गिरेगी। अब देखना सिर्फ ये है मुशाहिदे के अंदर कि किन की फसल गिरती है, ये आप लोगों ने देखना है। और ये एग्रीकल्चर एकेडमी मुस्तकिल तौर के ऊपर लाइफ स्टॉक फार्मर्स को, उसमें बकरियाँ भी शामिल हैं, उसमें गायें भी शामिल हैं, उसमें भैंसें भी शामिल हैं, उसमें ऊँट भी शामिल हैं, और एग्रीकल्चर के अंदर मुख्तलिफ़ क्रॉप्स के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। उन लोगों को बुलाएंगे जिनका एक नाम है, जो खुद उगाते हैं, जो बड़े दावे से कहते हैं कि जनाब अगर आप इस तरीक़ों को अख्तियार करेंगे तो आपकी मूंगी की पैदावार इतनी आएगी, आपकी मूंजी की पैदावार इतनी आएगी, आपकी मकई की पैदावार इतनी आएगी। दूसरी तरफ मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जनाब कोई किसी किस्म की खिदमत हो तो हम हाजिर हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनकी दुआओं का तालिब हूँ। पाकिस्तान के लोग भी मेरे लिए दुआएं करते हैं। मैं ये ख़ुद काम अपने तौर पर करना चाहता हूँ। मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को मैं ज़रूर बताऊँगा। तो इस वक्त गवर्नमेंट से मेरी एक गुजारिश है, और वो ये है कि ये तमाम पढ़े लिखे लोग जो R&D के अंदर हैं, PhD करके आए हैं, बेहतरीन इक्विपमेंट इनके पास मौजूद है। एक ज़माने में निब्जी बड़ा एक्टिव था, और निब्जी था वो ये था कि हम एटॉमिक एनर्जी को अच्छे बीज पैदा करने के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी कुछ वैरायटीज़ भी मार्केट में आई हैं, लेकिन अब इस वक्त हर चीज़ के लिए पैसा है। अगर मुल्क में गंदम की शार्टेज हो गई है, पैसा है। अगर शुगर की शार्टेज हो गई है, पैसा है। एक चीज़ के लिए पैसा नहीं है, और वो है R&D के लिए। कभी मेरे भाइयों से पूछें, वो कहते हैं, ये अभी पिछले दिनों मैंने कहा था कि क्रॉप टिश्यू एनालिसिस आप करवाएं, और वो बेचारे महकमा ज़राअत में भी गए, यूनिवर्सिटियों में भी गए। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से मैंने पूछा, उसने कहा कि जनाब इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन जो केमिकल उसको इस्तेमाल करने के लिए होता है उसके पैसे कोई नहीं है। तो लिहाजा खुदा के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए, उन कर्ज़ों की वापसी के लिए जो आने वाली नस्लें भी अदा करेंगी, आप पहली प्रायोरिटी हर चीज़ के ऊपर आप R&D फंडिंग के ऊपर दें, उनको VM दें, उनको प्रोजेक्ट्स दें, और उनको बताएं कि हमने 5 साल के बाद कहाँ पहुँचना है, 10 साल के बाद कहाँ पहुँचना है, और पाकिस्तान ने दुनिया की सफ में पहला मुल्क कब बनना है। आप R&D के ऊपर जितनी भी फैसिलिटेशन हो सकती है प्रायोरिटी की बुनियाद पर दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।